तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। और मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स का सबसे बढ़िया चैप्टर माना जाता है रोटेशनल मोशन। और ये रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर जो है वो आपको रियलिटी से थोड़ा क्लोज मिलेगा। अभी तक जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं उसमें रियल सिचुएशन थोड़ी कम थी, आइडियल सिचुएशन थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन उनको पढ़ना जरूरी है। और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है ना, इसलिए इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का, है ना। और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इससे, है ना। तो क्वेश्चन वाइज भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशनल मोशन में जो सबसे पहला टर्म है जो आपको समझना चाहिए वो है रिजिड बॉडी। हालांकि रिजिड बॉडी पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे जल्दी से इसको लिख लेते हैं ना। तो रोटेशनल मोशन क्योंकि रिजिड बॉडीज पे डिपेंड करता है, रिजिड बॉडी का ही मोशन रोटेशनल मोशन है इस चैप्टर में, इसलिए रोटेशनल मोशन को कई किताबों में, अच्छी किताबों में रोटेशनल मोशन के नाम से नहीं पूछा बोला जाता है, इसको कहा जाता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, या कंपटीशन में जब सिलेबस होता है उसमें भी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का प्रयोग किया जाता है ना। तो रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हो उसी को, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो रिजिड बॉडी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसी पे हमें बात करेंगे। तो रिजिड बॉडी होती क्या है बच्चों? तो कोई भी एक ऐसी बॉडी है, जैसे आपने रॉड बोला बच्चों, तो ये रॉड जो है, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को लूं रॉड के, ए और बी, तो इस रॉड के साथ आप कुछ भी करो, इन दो पॉइंट्स के बीच की कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है नेवर चेंज, नेवर चेंजेस, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। यानी आप इसमें कितना भी इसको दबाओ, फोर्स लगाओ, कितना भी इसको इलोंगेट करो, कोशिश करो इलोंगेट करने की, इनके दो पॉइंट्स के बीच की कभी दूरी चेंज ही नहीं होगी। तो ना तो ये कभी इलोंगेट होगा ना कंप्रेस होगा। इसको आप घुमाओ, फेंको, कुछ भी करो, कभी भी दो पॉइंट्स के बॉडी की दूरी जो है वो चेंज नहीं होगी। हाँ, अब वो बात अलग है कि आप इसको तोड़ दो, तोड़ना नहीं है, बिना तोड़े कभी भी इसकी बॉडी, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो, तो ऐसी बॉडी को क्या बोला जाता है बच्चों? रिजिड बॉडी, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप फोर्स लगाते हो तो कितनी भी आपकी मतलब बॉडी स्ट्रांग हो, उसमें कुछ ना कुछ कंप्रेशन और कुछ ना कुछ इलोंगेशन आता ही आता है। ये चीज, जैसे आप सोचो कि स्टील की रॉड है, तो आप कितना भी दबाओ तो उस पर कंप्रेशन या इलोंगेशन नहीं आएगा, लेकिन रियलिटी में आता है। भले ही वो बहुत कम आता है, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आता है। ये आपको चैप्टर में पता चलेगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे 11 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो वो जब चैप्टर, सॉरी मैंने 11 बोल दिया, 9th चैप्टर है, जब आपको इलास्टिसिटी पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तब आपको पता चलेगा कि कितनी भी स्ट्रांग बॉडी हो, अगर आप उसमें फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिजिड बॉडी जैसी चीज है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। ये आप सोच सकते हो कि आइडियल बॉडी, आइडियल, हाँ, लेकिन हम उनको रिजिड बॉडी मान लेते हैं पढ़ते समय जिनमें डिप्रेशन या फिर एक्सपांशन जो है वो कम आए, बहुत कम आए, नेग्लिजिबल, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर पाए। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? रिजिड बॉडी। तो मेरे ख्याल से रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपको। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी जल्दी से लिख देता हूं। तो आप बोल सकते हो रिजिड बॉडी में कि आइडियली, आइडियली अ बॉडी, आइडियली अ बॉडी which has a definite definite size and shape, definite size and shape, definite size and shape, and the distance between, and the distance between any two points, any two points, any two points on body, on body does not change, on body does not change, is called,
is called rigid body, is called a rigid body। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन तो क्लियर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आइडियल बोल दिया क्योंकि आइडियल ऐसी बॉडी होती है, लेकिन हम उन बॉडीज को रिजिड बॉडी मान सकते हैं जिसमें ये चीज नेग्लिजिबल हो, है ना। बाकी प्रैक्टिकल ऐसी कोई सच बॉडी नहीं होती है, क्योंकि हर बॉडी में कुछ ना कुछ कंप्रेशन आता है। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रैक्टिकली अ बॉडी in which deformation is neglected, practically a body in which deformation is neglected is known as rigid body। तो प्रैक्टिकली हम रिजिड बॉडी ऐसे को है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, नोन एज रिजिड बॉडी। बाकी जो अगर प्योर डेफिनेशन से देखा जाए तो फिर ऐसी रिजिड बॉडी नहीं पाई जाती, ये तो फिर आइडियल कंडीशन हो जाएगी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपको देखना है कि बॉडी कैसे कैसे मोशन करती है। तो टाइप्स ऑफ मोशन है, क्योंकि रोटेशनल मोशन पढ़ना है, उससे पहले हमने किस किस टाइप के मोशन पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब ऐसी वाइपरगेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए इनका। तो टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला टाइप का मोशन है बच्चों, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, जो अभी आपने पढ़ा है भाई, ट्रांसलेशनल मोशन, जो अगर कभी हमें इसको यूज करना पड़ेगा तो हम कैपिटल टी से यूज करेंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जो अभी आपने पढ़ा है बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन बोल लो, या फिर इसी को आप बोलो लीनियर मोशन है, या फिर कभी कभी इसको कर्वी लीनियर मोशन भी बोला जाता है, उसको भी ट्रांसलेशन मोशन ही बोला जाता है, कर्वी लीनियर मोशन। ये क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लीनियर मोशन है या ट्रांसलेशनल मोशन है, तो उसका मतलब क्या है कि अभी जो आपने जैसे पढ़ा कि आपने एक फोर्स लगाया या इसकी वेलोसिटी v थी, तो सभी पार्टिकल्स के, बॉडी के हर पार्टिकल्स की जो रफ्तार थी वो सेम थी। हर पार्टिकल की रफ्तार भी सेम थी, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी सेम था, और हर पार्टिकल जो है वो पैरेलल लाइन में फ्लो कर रहा था, पैरेलल एक दूसरे के। सभी पार्टी, आप कोई भी पॉइंट चूज करो भाई, आप इस पार्टिकल को ऐसे मूव करो, ऐसे मूव करो, इस पे आपने दो पॉइंट चूज किए ए और बी, तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसी है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसी है। तो अगर ये यहां से भाई इस तरीके से ब्लॉक को आप भगा दोगे, तो जब ये ब्लॉक ऐसे जंप करेगा तो भी दोनों पैरेलल ही होंगे किसी भी समय पे, ए पॉइंट की वेलोसिटी, बी पॉइंट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की। तो ऐसी स्थिति है, तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन बोला जाता है, लीनियर मोशन बोला जाता है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो कर्व ले रहा है यहां से, तो ये कर्व ही लीनियर है। जैसे मान लो कि एक रॉड है, तो रॉड को आप ऐसे ले जा रहे हो, तो रॉड पहले ये ऐसे नीचे गया, फिर ये रॉड ऐसे ऊपर गई, ऐसे मान लो। तो रॉड फिर यहाँ पे पहुंचेगी, फिर रॉड यहाँ पे पहुंचेगी, तो ऐसा कुछ मोशन है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का ये मोशन है। तो आप कोई भी पॉइंट लो, इसमें ए लो, बी लो, तो इनके भी तो ऐसे ही होंगे ना मोशन, जैसा सेंटर ऑफ मास का, मतलब एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे बस। उतनी रफ्तार होगी, उतनी वेलोसिटी होगी, उतना ही एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हर पार्टिकल एक जैसा ही मूव करता है, इसलिए आप वहां पर मास इंटू वेलोसिटी में पूरी बॉडी की वेलोसिटी लिख लेते थे, मास इंटू एक्सेलरेशन में पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन लिख लेते थे, क्योंकि वहां पे आपके हर पार्टिकल की चीजें एक जैसी होती थी, कोई अंतर ही नहीं था पूरी बॉडी में, इसलिए आप ऐसा लिख पाते थे। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन। तो आई होप आपको ट्रांसलेशनल मोशन में क्लियरिटी होगी, है ना, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं एक चीज और इसमें बता दूं, कभी कभी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी, क्योंकि आप सोचो, मेरे हाथ को देखो, तो मेरे हाथ में अगर आप दो पॉइंट्स दे दो, एक इस उंगली पर, एक इस अंगूठे पर, तो देखो मैंने इसको पास लिया है, तो दोनों के बीच की दूरी चेंज हो गई, फिर दूर ले गया तो फिर से चेंज हो गई। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है।
रिजिड बॉडी इसलिए नहीं है, मतलब आप ह्यूमन बॉडी को फ्लेक्सिबल बॉडी बोल सकते हो, फ्लेक्स कर सकते हैं, और हम रिजिड बॉडी नहीं है, इसलिए तो हम हाथ पैर चला सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। सोचो अगर हम रिजिड बॉडी हो जाती है ह्यूमन बीइंग, तो आप भी आज एक ट्री की तरह कहीं पे खड़े ही रहते, मूव थोड़ी ना कर पाते आप। तो फ्लेक्सिबल बॉडीज हैं जो एनिमल्स होते हैं और जो आपके ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना। तो आप ये बोल सकते हो कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ रिजिड बॉडी, है ना। तो इसको लिख लो, याद रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसकी चीज का यूज करेंगे अपन। तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी, इज नॉट अ रिजिड बॉडी, है ना बच्चों। और मेरे ख्याल से आपको ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो भी क्लियर होगा, तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट मोशन की तरफ आते हैं। अब देखिए बच्चों, जो दूसरे टाइप का मोशन होता है उसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है इसको समझें आप। रोटेशनल मोशन जिसकी चर्चा हमें इस चैप्टर में तो बहुत अच्छे से करनी है, डिटेल से करनी है। तो कोई भी ऐसा बच्चों बॉडी है, अगर आप उसको एक पॉइंट से फिक्स कर दो और उसको सर्कुलर में घुमा दो, तो आप ध्यान से देखो तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है या जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको बोला जाता है बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये याद रखेंगे। और इस पार्टिकल के अबाउट ये पूरी बॉडी शॉर्ट में एओआर भी लिखा जाता है। अब इस पॉइंट के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा सेंटर की तरह एक्ट करता है, और जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो मूव नहीं करेगा, फिर उससे कोई भी आर दूरी पर जो पार्टिकल है, क्योंकि ये पूरी बॉडी सर्कल कर रही है, तो ये ए वाला पार्टिकल भी सर्कल करेगा, बी वाला पार्टिकल भी सर्कल करेगा। अब आप खुद सोचो भाई, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। क्योंकि रिजिड बॉडी की खास बात क्या है कि उनके दो पॉइंट्स की दूरी चेंज नहीं हो सकती, और अगर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पार्टिकल है अगर वो फिक्स्ड दूरी पे मोशन करना चाहता है तो दो ही मोशन पॉसिबल है। या तो वो पार्टिकल जो है वो कैसा मोशन करे, लीनियर, तब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। या फिर वो सर्कल करे, क्योंकि सर्कल में ही तो फिक्स डिस्टेंस होती है ना। तो कोई भी रिजिड बॉडी जब होती है, रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पार्टिकल केवल दो ही टाइप का मोशन कर सकता है, या तो ये रेस्ट पे रहेगा या तो किसी भी पॉइंट के अबाउट ये सर्कल करेगा, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस होती है ना। इसलिए रोटेशनल मोशन में सारे पार्टिकल्स जो हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कल करते हैं। तो जो पार्टिकल पास है वो कम रेडियस में सर्कल करता है, जो पार्टिकल दूर है वो ज्यादा रेडियस में। अच्छा, कुछ चीजें हम पहले सीख चुके हैं सर्कुलर में, कि जब कोई भी बॉडी को ओमेगा से घुमाया जाएगा तो हर पार्टिकल की रफ्तार अलग अलग होती है बच्चों। यहाँ पे इसकी रफ्तार v1 होगी जिसको आप लिखोगे ओमेगा इंटू r1, इस पार्टिकल की रफ्तार v2 होगी जिसको लिखोगे आप ओमेगा इंटू r2। तो हर पार्टिकल की रफ्तार स्पीड जो है वो अलग अलग हो जाती है, लेकिन हर पार्टिकल का क्या सेम रहता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड वो सेम रहेगा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है कोई भी बॉडी घूमेगी। हाँ, लेकिन लीनियर स्पीड या लीनियर जो स्पीड है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी, वो अलग अलग होगी सारे पार्टिकल्स की, है ना। तो ये बात आपको समझना है। और उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में पार्टिकल होता है वो रेस्ट पे होता है, वो नहीं चक्कर लगाता। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चक्कर लगाते हैं, है ना बच्चों। और लीनियर स्पीड अलग अलग होती है, बट उसके एंगुलर स्पीड जो है वो हमेशा हर पार्टिकल के लिए सेम रहती है ना बच्चों। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो रोटेशनल मोशन होता है ना बच्चों, ये रोटेशनल मोशन भी दो तरीके का हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। कैसे दो तरीके का होता है, यानी कि ये रोटेशनल मोशन, एक तरीके का रोटेशनल मोशन ऐसा है कि जिसमें आपका एक्सिस फिक्स्ड होता है। वन इज रोटेशनल मोशन इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन, जैसे बच्चों सीलिंग फैन होता है तो सीलिंग फैन कैसे घूमता है भाई, इस तरीके से घूमता है ना। सीलिंग फैन आपने देखा होगा, ऐसे लगा रहता है, तो इसकी जो ये एक्सिस है ये फिक्स रहती है, ये मूव नहीं करती, और फैन जो है इसके अबाउट रोटेट करता रहता है। तो ऐसा रोटेशनल मोशन है जिसकी फिक्स एक्सिस फिक्स्ड है, और हमारे कोर्स में यही है, हमें यही पढ़ना है, यही पढ़ना है।
इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। दूसरा टाइप का जो रोटेशनल मोशन होता है, इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड। तो उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड ही नहीं होता बच्चों, इज नॉट फिक्स्ड। तो वो जो उसके एग्जाम्पल हैं जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं, तो आपने देखा होगा टेबल फैन। कभी आपने टेबल फैन देखा होगा अपने जीवन में? तो टेबल जो फैन होता है, अगर वो टेबल फैन बहुत पुराना नहीं है और अभी आप नया लेके आए हैं, तो आपने देखा होगा वो जो टेबल फैन होता है ऐसे, तो उसके पंख जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, हवा देता है जब वो टेबल फैन। और इसकी खुद की एक्सिस भी ऐसे रोटेट करती है बच्चों, ऐसे। मतलब अगर ये टेबल फैन का मुंह है तो ये तो इस एक्सिस के अबाउट इसमें पार्टिकल ऐसे से रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी खुद का ये प्लेन जो है वो भी मूव करता है, अगर आपने देखा हो। मेरे ख्याल से देखा होगा सभी ने टेबल फैन। या फिर आपने कभी लट्टू चलाया हो, लट्टू है ना, उसको मैं भूल गया हूं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ऐसा होता है ना बच्चों, शेप का इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऐसे छोटा सा पॉइंट होता है, इसमें आप रस्सी लपेटते हो, इसमें बच्चों इस तरीके से ऐसे रस्सी लपेटते हो, और इसको जब मतलब जमीन पे गिराते हो तो ये घूमता है, ये घूमता है। लेकिन आपने देखा होगा जब ये घूमता है तो ये ऐसे और ऐसे भी मूव करता है, मतलब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी ऐसे आती है कभी ऐसे आती है, ये ऐसे 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 इसकी एक्सिस भी मूव करती है, और उस एक्सिस के अबाउट ये लगातार घूमता भी है ना। तो लट्टू बोलते हैं, मेरे को इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है कि इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ऐसे भी रोटेशनल मोशन है जिसमें एक्सिस नॉट फिक्स्ड, लेकिन ये वाले केसेस हमें स्टडी नहीं करने। हमारे जो सिलेबस में है हम केवल उन पे बात करेंगे जिनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स्ड है। तो आई होप आपको बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो देखिए बच्चों, जो इसमें समझाया उनको आप पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख लें। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि बॉडी जो है रोटेशनल मोशन में, बॉडी rotates rotates about a fixed line, about a fixed line। मैं क्योंकि इसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूं इसलिए मैंने फिक्स्ड लाइन लिख दिया, फिक्स्ड लाइन है ना, क्योंकि हम पहला वाला पार्ट ही पढ़ने वाले हैं, दूसरा पार्ट नहीं पढ़ेंगे। about a fixed line which is which is known as which is known as axis of rotation, which is known as axis of रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, शॉर्ट में इसको एओआर बोलते हैं। तो अब मैं जहां जहां एओआर लिखूंगा आप समझ जाना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात हो रही है। एंड द मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन, एंड द मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। फिर उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि every particle of rigid body, every particle of rigid body moves in a circle, moves in a circle, moves in a circle which lie which lie in the plane perpendicular to the एक्सिस ऑफ रोटेशन, एओआर। देखो बच्चों, ये जितने भी सर्कल हैं, पॉइंट्स, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इन सभी सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है, प्लेन आप देखो ये एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्सिस तो ऐसी है ना भाई जिसके अबाउट ऐसे से घूम रहा है, और ये पेपर के प्लेन में सर्कल बना रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो जितने ही पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करते हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर है आप लोगों को। फिर आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ओमेगा ऑफ ऑल पार्टिकल, जैसे मैंने कहा ओमेगा सभी पार्टिकल्स का सेम होता है भाई, है ना। ओमेगा ऑफ ऑल पार्टिकल्स रिमेन्स रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम बट लीनियर
but linear speed of different particles different particles different particles are different because their distance from axis of rotation are different। तो भाई स्पीड डिफरेंट इसलिए होती है डिफरेंट पार्टिकल्स की, क्योंकि वो उसकी डिस्टेंस ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वो कारण है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो पॉइंट्स है रोटेशनल मोशन के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूं, मैंने आपको सारे बेसिक चीजें यहाँ पे बता दी। तो देखिए बच्चों, ये जो रोटेशनल मोशन है जिसमें आपकी फिक्स्ड एक्सिस होती है, तो इसको कभी कभी प्योर रोटेशनल मोशन ही बोलते हैं ना, प्योर रोटेशनल मोशन। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर ये सब ज्यादा सुनाई देगा, मतलब लिखा हुआ मिलेगा प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन यही है, फिक्स्ड एक्सिस होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो उसको हम प्योर रोटेशनल मोशन ही बोलते हैं ना। मैंने बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो पढ़ते समय। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। तो बच्चों, जो तीसरा टाइप का मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, मतलब दोनों साथ साथ हो रहा होगा। ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा होगा और रोटेशनल मोशन भी हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि व्हील है बच्चों, व्हील। तो रोड पर जब व्हील चलता है तो व्हील घूमता है, लेकिन व्हील वहीं थोड़ी ना घूमता रहता है, व्हील तो आगे भी जाता है ना। यानी अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास को देखो तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और व्हील घूम भी रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो फिर ये पार्टिकल ऐसे होगा, अगर मैं बोलूं ये ए पॉइंट ऐसा है तो ये व्हील इधर गया तो ए पॉइंट इधर आ गया और सेंटर ऑफ मास इधर आ गया। फिर ये ऐसे हुआ तो ए पॉइंट और ऊपर चला गया, सेंटर ऑफ मास इधर है। तो आप ध्यान से देखो तो इसमें लीनियर मोशन भी हो रहा है, व्हील का आगे की तरफ भी खिसक रहा है और वो घूमते भी जा रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल एंड एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो ये जो है ये थर्ड टाइप का मोशन होता है। या तो लीनियर मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, या तो रोटेशनल मोशन ओनली होगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो रियलिटी में होता है। रियलिटी में यही होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। आप कोई भी चीज जब फेंकते हो तो वो केवल ऐसा नहीं होता कि वो आगे जा रहा है या केवल घूमते रह जाए वहां पे, ऐसा नहीं होता, वो घूम भी रहा होता है और चल भी रहा होता है। तो मेन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन जो रियल लाइफ में मिलती है वो यही है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, है ना बच्चों। तो ये थर्ड टाइप का मोशन होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया, एग्जांपल व्हील है, और भी कई एग्जांपल्स आपको समय के साथ साथ जो है वो पता चलते रहेंगे। और इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है बच्चों, अभी तो नहीं, बाद में हम देखेंगे। मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और इसकी घूमने की रफ्तार ओमेगा है, अगर ये रिलेशन ये फॉलो करता है, इसका रेडियस आर है, तो इसको v बाई आर लिखना है। तो जब ये कंडीशन फॉलो करता है तो इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल है जिसको बोला जाता है प्योर रोलिंग, है ना बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन। लेकिन आप टेंशन मत लो, ये कंडीशन कैसे आती है, प्योर रूलिंग कैसे बोलते हैं, ये जब आपको पढ़ाया जाएगा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन तब आपको बताया जाएगा। अभी उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि आगे आने वाले समय में जो नाम आने वाले हैं, प्योर रोलिंग, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, ये सब कम से कम आपको पता तो होने चाहिए, नाम तो पता होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे केवल नाम बता रहा हूँ। खैर, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देखो तो इसको आप लिख सकते हो प्योर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में कि मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी which is not which is not which is not pure rotational motion, which is not pure rotational motion, pure rotational motion and
प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन is known as translational प्लस रोटेशनल मोशन। तो ना तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो ना प्योर रोटेशनल मोशन हो, दोनों ही कंडीशन नहीं है, तो पक्का वो दोनों का कॉम्बिनेशन है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी बच्चों क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज और है जो आपको समझ लेनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब कई बार बच्चे जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जैसी कोई चीज नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपको याद है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता था, कोई भी अगर मैं ऐसे बॉडी लूं और उसमें बहुत, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं आरसीएम, किसी भी एक्सिस के अबाउट, अगर मुझे इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, दैट इज आरसीएम, तो आरसीएम क्या लिखूंगा बच्चों, इसको मैं इन्फिनाइट पार्टिकल्स को तोड़ दूं, छोटे 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 छोटे। तो अगर ये छोटा सा पार्टिकल मान लो यहाँ पर m1 है, ये m2 है, ये m3 है, अगर बहुत सारे ऐसे डिस्क्रीट पार्टिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या लिखा जाएगा, आपको पता है आरसीएम लिखा जाएगा m1 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज r1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, m2 इंटू r2 वेक्टर प्लस m3 इंटू r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। यही तो सीखा है ना आपने भाई, ये सेंटर ऑफ मास का निकालने का पोजीशन है। अब अगर आपसे बोला जाए कि नहीं भाई मुझे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमेशा याद रखें कि ग्रेविटी का फोर्स आता है, मतलब वेट हो जाता है, जहां जहां आप मास लिख रहे हो ना, वहां वहां आप वेट लिखना चालू करोगे। तो देखो जैसे मैं बोलूं कि इस m1 का वेट लग रहा है ग्रेविटी के कारण w1, इसका वेट है w2, m3 का वेट है w3 एंड सो ऑन। तो अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन वेक्टर चाहिए rcg, cm सेंटर ऑफ मास और cg जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जहां मास है उसको आप रिप्लेस करोगे उसके वेट से, तो इसको लिखा जाएगा w1 इंटू r1 वेक्टर प्लस w2 इंटू r2 वेक्टर प्लस w3 इंटू r3 वेक्टर एंड सो ऑन डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1, सॉरी m1 नहीं, w1 प्लस w2 वेट का एडिशन होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन हो गई। इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली जाती है। लेकिन आप इस वेट को लिख क्या सकते हो बच्चों, m1 इंटू जी। तो देखिए बच्चों ये जो है w1, इसको क्या लिख सकते हो, m1g m2g ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको आप लिख सकते हो m1g इंटू r1 वेक्टर प्लस m2g इंटू r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, नीचे भी आप ये लिख सकते हो m1g प्लस m2g प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप ध्यान से देखो तो ऊपर भी g कॉमन आ रहा है, नीचे भी g कॉमन आ रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, g कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई नीचे से g कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो g और g तो कैंसिल हो गए भाई, कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन गया m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही है, इसलिए आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जितने भी नॉर्मल कंडीशंस हैं उन सब में ऐसा ही होता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज है। इसलिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरी बॉडी में कहां लगा देते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट जहां पे आप पूरी बॉडी का मास कैपिटल mg लगा पाओ, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर पाओ, तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो एक ही पॉइंट है, लेकिन ये तब है जब g कांस्टेंट है। भाई ये ग्रेविटी और ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तब सेम है जब g कांस्टेंट है, क्योंकि g कॉमन आया ना बच्चों। तो जो नॉर्मल डेली लाइफ में आप जैसे बिल्डिंग की बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो, जब सरफेस ऑफ अर्थ से आप बहुत ज्यादा ऊपर जाते हो, अभी हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे चैप्टर, जब ग्रेविटेशन चालू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में जी की वैल्यू वेरी करती है।
जब आप ऊपर हाइट पे जाते हो ना बच्चों, तो जी की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी एक्चुअल में, रियल सिचुएशन तो यही है। लेकिन कब वेरी करेगी, कब ये इफेक्टिव होता है, अगर आप 5-10 किलोमीटर तक ऊपर जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी में कोई ज्यादा खास चेंज नहीं आएगा। तो 5 से 10 किलोमीटर हाइट तक आप जी को कांस्टेंट ही मान सकते हो। और जो हमारे डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं जिसको हम देखते हैं, वो तो 5-10 किलोमीटर के अंदर ही है। भाई कौन सी बिल्डिंग है जो 5-10 किलोमीटर से बड़ी बना दी गई? ऐसा थोड़ी ना कि कोई 500 किलोमीटर की बिल्डिंग बना दी गई। अगर 500 किलोमीटर की बिल्डिंग बनाओगे तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग हो जाएगा, क्योंकि जी, यहाँ पे जी की जगह G1 लिखना पड़ेगा, G2 लिखना पड़ेगा, G3 लिखना पड़ेगा, फिर जी अलग अलग होगा। तो जब जी डिफरेंट होता है तब आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास है वो कॉन्साइड नहीं करते। नहीं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड होते हैं। और हमारे रियल लाइफ में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कोई होता नहीं है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड ना करे, है ना बच्चों। तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन चली जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई अगर जी कांस्टेंट मान रहे हो, आप जी की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 5-10 किलोमीटर तक होती है, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर एट सेम पॉइंट, तो दोनों ही सेम पॉइंट पे होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए, तो कभी भी टेंशन की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां है, जहां पे आपको वेट पुट करना हो पूरी बॉडी का, आप सेंटर ऑफ मास पे करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और अगर जी वेरिएबल है जो होगा 500-600 किलोमीटर पर, तब आपका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर डिफरेंट पॉइंट्स, तो फिर वो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, आर एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना बच्चों, डिफरेंट पोजीशंस। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर जो कि जो ये जी है वो कांस्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वही मानो जो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ मास ही हमारे लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनकी डायमेंशंस बहुत छोटी हैं, 5-10 किलोमीटर से, तो उनपे जी आप आराम से क्या मान सकते हो बच्चों, कांस्टेंट। हाँ, जी की वैल्यू अगर बदल रही होती तो फिर बात अलग होती, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो अलग अलग पॉइंट्स कहलाते हैं ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप चाहें इसको मैं इसकी डेफिनेशन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर एंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स, एंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट फोर्स कैन बी अप्लाइड, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड, है ना बच्चों। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो जब जी कांस्टेंट होता है तो आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही बात है ना, तो ये कोई अलग अलग बात नहीं होती। तो आई होप आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है वो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि रोटेशनल मोशन हमें चलना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है, तो कोई भी ऐसी बॉडी हो बच्चों, है ना, कोई भी ऐसी बॉडी हो, ये मान लीजिए कि इस एक्सिस के अबाउट, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो है ये मान लीजिए ओमेगा से घुमाई जा रही है, ओवर ओमेगा से घुमाई जा रही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें अगर इस बॉडी को तोड़ा जाए तो हम बहुत सारे पार्टिकल्स से इसको तोड़ सकते हैं। मान लो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे बना सकते हैं ना। ये है छोटा सा पार्टिकल मान लो m1 मास का, ये छोटा सा पार्टिकल मान लो m2 मास का, ये छोटा सा पार्टिकल मान लो m3 मास का, तो इसकी दूरी मान लीजिए r1 है, इसकी दूरी मान लीजिए r2 है, थर्ड पार्टिकल की दूरी r3 है, तो इनकी लीनियर स्पीड अलग अलग होगी ना। इसकी v1 स्पीड होगी तो v1 क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा इंटू r2। इसकी स्पीड जो है वो v2 होगी, v2 को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू r2, ये तो हम जानते हैं, सब सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इस तरीके से इसकी ये स्पीड्स हैं, लीनियर स्पीड है।
तो अगर हमें पार्टिकल का आपसे बोला जाए कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये रोटेट कर रही है बॉडी, बट काइनेटिक एनर्जी तो है, मोशन तो कर रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोला गया आपसे निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालोगे आप खुद सोचो। अब बच्चों याद करो, यहाँ के अगर सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में ही समझाया था कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऐसे नहीं लिखना है, हाफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू वी सी एम का स्क्वायर, ऐसा लिखना गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर ऐसे काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखी जाती है, ऐसा लिखना गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऐसा नहीं लिखा जा सकता। सिस्टम पे फोर्स लग रहा है तो उसको मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा जा सकता है। मोमेंटम लिखना है तो आप उसको मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं लिखा जा सकता बच्चों। अगर ये लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से नहीं लिखते। एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसा लिखा जाएगा, आपको हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और फिर उन सबको सम करना पड़ेगा, जो सही तरीका है। तो दिस इज रॉन्ग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने का रॉन्ग मेथड, कभी भी ये अप्लाई नहीं कर देना धोखे से भी, है ना। तो सही मेथड क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप निकालो, बट एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन द सिस्टम क्या है, उसका मास m1 है, उसकी रफ्तार v1 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस थर्ड पार्टिकल की हाफ m3 इंटू v3 स्क्वायर एंड डॉट 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 सो ऑन। अच्छा, v1 को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा r1, v2 को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा r2, v3 को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा r3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 m1 v1 ओमेगा r1 तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 और v2 ओमेगा r2 तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे लिख दो। तो देखो बच्चों यहाँ पे बाहर क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, हाफ ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आएगा बच्चों, हाफ ओमेगा स्क्वायर, और अंदर बचेगा कितना बच्चों, अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लूं तो ये बचेगा m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे। और ये जो चीज है इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। तो इसको लिखा जा सकता है हाफ, ये पूरी चीज को समेशन mi ri का स्क्वायर और नीचे n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जितने भी पार्टिकल्स हैं, और बाहर लिखा सकता है ओमेगा स्क्वायर। देखो, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये जो टर्म आया बच्चों, ये हर रोटेशनल मोशन में ऐसा टर्म आएगा। तो इस टर्म को एक नाम दे दिया गया, इसको बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोला गया बच्चों, इसको बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसी को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फाइनल जो रिजल्ट है, अगर इसको आई से रिप्लेस करो तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। यानी रोटेशनल मोशन में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखी जाएगी, क्योंकि ओमेगा पता होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होगा। और लीनियर मोशन में वेलोसिटी पता होती है, तो वहां पे मास पता होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जाएगा। यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया समेशन n इक्वल्स टू 1 इंटू एन और ये एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो, है ना। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। अब देखो बच्चों, यहां से आप कंपैरेटिव स्टडी करना चालू करें तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे है क्या, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिजिकली कैसे समझे, इस बात को करते हैं। अगर बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन है बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या लिखा जाएगा पार्टिकल का। अगर एक पार्टिकल मान लो आप, तो एक पार्टिकल से कंपेयर करो, एक पार्टिकल m मास का है वो जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और जितनी ज्यादा उसका मास होगा तो सोचो उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप सोचो अगर सेम वेलोसिटी पे उसको मूव कराते हैं। वैसे ही जब आप रोटेशनल मोशन पे आते हैं
तो काइनेटिक एनर्जी का तरीका, लिखने का तरीका रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करो तो आपको यह समझ में आएगा कि यहां पे जो काम लीनियर वेलोसिटी करती है ट्रांसलेशनल मोशन में, वो काम हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में कौन करता है, ओमेगा। अरे भाई उसके करस्पॉन्डिंग ही तो एंगुलर वेरिएबल लाए थे। जो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड है, वहां पे एंगुलर वेरिएबल्स में कौन काम करता है स्पीड की जगह, एंगुलर स्पीड। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल मास का है, रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। जो रोल ट्रांसलेशन मोशन में मास का है, वही रोल रोटेशनल मोशन में किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब याद करो कि मास का क्या रोल होता था। मैंने बताया था मास इज द मीजर ऑफ इनर्शिया। मास जो है वो इनर्शिया, इनर्शिया की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि किसी भी बॉडी को जब भी आप उसकी स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करोगे तो एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, नहीं तो चेंज नहीं लाएगा। और याद करो मास जितना ज्यादा होता था उसको मूव कराना उतना ही मुश्किल होता था। तो सोचो जितना ज्यादा किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको रोटेट करना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रोटेशनल मोशन का इनर्शिया बता रहा है। जो मास काम कर रहा था ट्रांसलेशनल मोशन में, वही काम इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ये बात आपको समझ में आया। यानी मास का रोल ट्रांसलेशनल मोशन में जो था, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसमें होता है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन में। इसलिए आप यहां पर वहां हाफ एम वी स्क्वायर लिखते थे, तो मास को हटाकर यहां पे उसकी जगह कौन लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए आप इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हो, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी की जगह कौन ले रहा है, ओमेगा। तो मास की जगह कौन ले रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर ये फॉर्मूला हम एक पार्टिकल के लिखें, फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर सिंगल पार्टिकल, जो बाद में किताबों में डेफिनेशन दी जाती है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता आपको, डेफिनेशन दी जाती है। वो डेफिनेशन क्या दी जाती है मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एक पार्टिकल है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी आर दूरी पर है एम मास का, तो अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसका बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो क्योंकि एक ही पार्टिकल है बच्चों, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक ही मास है और उसकी डिस्टेंस आर है, तो एम आर स्क्वायर, सम करने की जरूरत ही नहीं। और अगर ये एम आर स्क्वायर है तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है फॉर सिंगल पार्टिकल एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो किताबों में इसको डेफिनेशन दी जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डेफिनेशन दी जाती है, मतलब ये। लेकिन ये आया कैसे है, ये बात हमें समझनी थी। तो मैं आपको कुल मिला के ये समझाना चाहता था कि जो चीजें ट्रांसलेशनल मोशन में होती थी, उनकी जगह रोटेशनल मोशन ने किसी ना किसी चीज ने ली है। जैसे जो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता था, सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा गया। जो वहां पर लीनियर वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आई। वहां पे जो लीनियर एक्सेलरेशन होता था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आया। तो मास जो काम कर रहा था आपका ट्रांसलेशन में, वो काम यहाँ रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है। ये पूरा डेरिवेशन इसी बात को जस्टिफाई करता है। तो आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्लैरिटी होगी। अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें निकालना है, तो वो हम निकालना तो सीखेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए पॉइंट्स क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहली बात तो डेफिनेशन, मास प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन का मास से, उसका स्क्वायर करा जाता है। ये आर जो है ये परपेंडिकुलर दूरी है, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल जिस प्लेन पे होता है, सर्कल करता है, उस प्लेन से एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करती है। यानी ओमेगा कितने भी तेजी से घुमाओ, कितने भी कम तेजी से घुमाओ, उसका कोई फर्क नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का फिक्स है। उसके पार्टिकल की दूरी अगर तय है और उसका मास आपको पता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा, है ना, जो मास के इक्विवेलेंट होगा, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, ओमेगा का कोई रोल नहीं है। अच्छा बच्चों, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहां पर हमने देखा कि यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका मोमेंट,
तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का हुआ, सिस्टम का हुआ, वो एडिशन है, एडिशन है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ा जा सकता है। अगर सिस्टम है तो अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम में जितने पार्टिकल है उनको निकाल लो और उन सबको ऐड कर दो, तो ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है। अभी हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए, अगर मान लो कि अगर ऐसी रॉड होती बच्चों, और रॉड का मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता लेंथ के अलोंग, और फिर हम उसको ओमेगा से घुमाते, तो ऐसे रॉड का या इस तरीके के स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे वो अभी हम सीखेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड करके निकाल सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है बच्चों। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी है। सोचो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा। तो ये बात भी क्लैरिटी है, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और समझने वाली जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, फिर मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, यहाँ पे बस थोड़ा समझे आप। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये मासलेस रॉड्स हैं मान लो, बहुत कम मास की है, इसका मास कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये सभी आर दूरी पर है, इनसे जुड़ा हुआ जो मास है वो एम है। तो ये एम, ये एम, ये एम, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, ये भी मास है, और ये सारी दूरी जो है वो आर आर है। तो अगर इस सिस्टम का मैं बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे भाई? इस वाले मास का एम आर स्क्वायर, इस वाले मास का भी एम आर स्क्वायर, इस वाले का भी एम आर स्क्वायर, इस वाले का भी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड होता है। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर, तो 4 बार, तो 4 mr स्क्वायर है ना बच्चों। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 mr स्क्वायर। लेकिन अगर सोचो मैं इसी स्ट्रक्चर को तोड़ता, मड़ोड़ता और कुछ इस तरीके का शेप बना दूं, देखो मैंने इसी स्ट्रक्चर को, रॉड को थोड़ा सा मोड़ दिया, तोड़ दिया, फिर जोड़ दिया मान लो, लेकिन मैंने सभी मासेस की दूरी चेंज नहीं की। अभी भी ये एम मास है, ये एम मास है, ये एम मास है, ये एम मास है। केवल जो पहले ऐसे 99 डिग्री पे था इनको तोड़ मड़ोड़ के इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, और अभी भी इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट इसको मैं रोटेट करा रहा हूं। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो देखो अभी भी इसका एम आर स्क्वायर, इसका एम आर स्क्वायर, इसका एम आर स्क्वायर, इसका एम आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी 4 mr स्क्वायर है। यानी समझने वाली बात क्या है, पॉइंट क्या है, कि अगर आप किसी स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ो कि उसके किसी भी मास की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से चेंज ना हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। समझे इस बात को? किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप इस तरीके से मॉडिफाई करो, स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से मॉडिफाई करो कि उसके मास की दूरी वही रहे जो पुराने स्ट्रक्चर में थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन नेवर बी चेंज। ये जो प्रॉपर्टी है न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ही इसको क्या कर दिया बच्चों, समझा दिया। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको 2 3 4 चीजें बताई हैं, इसको मैं जल्दी से नेक्स्ट पेज पे लिखवा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहे, है ना बच्चों? तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ो। तो देखिए बच्चों, जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आप देख लो, तो आप लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया is defined as the product of mass of particle and the square of perpendicular distance of particle from axis of rotation। तो ये बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। आपकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी भी हो, कितनी भी हो, कम हो, ज्यादा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का चेंज नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज independent of angular
वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, है ना बच्चों। फिर तीसरा पॉइंट जो हमने सीखा कि ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है ना। तो आप लिख सकते हो कि डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी में आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल के मासेस का जो दूरी है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, है ना बच्चों। और एक बात और याद रखना कि पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे तो डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन ही ना दिया जाए कि किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं बॉडी को, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाओगे आप, है ना। तो आप इस पॉइंट से ये भी समझ सकते हो कि दैट इज विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज नो मीनिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, ये बात का आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मैंने आपको बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इट कैन बी एडेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड किया जा सकता है, जो अभी तक हम कर रहे थे पिछले उसमें, है ना। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि इफ अ स्ट्रक्चर change if a structure changed such that the distance of mass from axis of rotation does not change, स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ बट उसके मास की डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, does not change distance of mass from axis of rotation does not change, then moment of inertia will also not change। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिगार्डिंग ये सब क्लियर होंगे।